नमस्कार दोस्तों। ऊनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं जो पिछली कक्षा से आगे की है। पिछली कक्षा में हमने प्रस्तावना देखी थी और उसकी आलोचना कि आलोचकों ने किन किन पॉइंट्स पे प्रस्तावना की आलोचना की है। किसी ने उसे दंत विहीन व्याघ्र से तुलना की है, तो किसी ने उसमें मौलिकता का अभाव बताया है। तो इन मुद्दों को लेकर प्रस्तावना की आलोचना की है। अब हम प्रस्तावना का महत्व देखेंगे कि क्या महत्व है प्रस्तावना का। क्योंकि जब हम आलोचना करते हैं तो आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ साथ हमको उसका महत्व भी बताना होता है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका महत्व क्या है प्रस्तावना का। हम देखते हैं कि एक है के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्म पत्री। राजनीतिक जन्म पत्री। क्या मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा कि यह एक राजनीतिक जन्म पत्री है जो सब कुछ बता देती है संविधान के बारे में। जैसे व्यक्ति की एक जन्म की कुंडली होती है, वैसे ही ये एक जन्म पत्री है जो भारतीय राजनीति की और संविधान की जन्म या उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताओं के बारे में बता देते हैं। एक व्यक्ति है, एक सेकेंड अरे पीछे की साइड होता है, कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। एक व्यक्ति है जिन्हें हम बोलते हैं ननी पालकीवाला। कौन है? ननी पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जनपत्री है, और वहीं जो ननी पालकीवाला है उन्होंने क्या कहा कि संविधान का यह परिचय पत्र है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों के बारे में बताएगी कि उसमें क्या क्या लिखा है। उसको जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हम उसमें बहुत विशेषताओं को देखेंगे कि अच्छा ये न्याय की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है। और साथ ही साथ संविधान सभा का जब गठन हुआ था, जब संविधान सभा संविधान बना रही थी, तो उसमें के.एम. मुंशी भी एक सदस्य थे संविधान सभा के। तो जो संविधान सभा ने भविष्य के भारत की कल्पना की थी कि भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, एक ऐसे भारत की कल्पना की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो के.एम. मुंशी हैं और ननी पालकीवाला, तो इनके स्टेटमेंट से देख के लगता है कि प्रस्तावना संविधान के और भविष्य के भारत की रूपरेखा को बताती है। तो एक ये विशेषता हो गई कि के.एम. मुंशी ने इसको जन्मपत्री कहा है और ननी पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। स्टेटमेंट आ सकता है कि राजनीतिक जन्मपत्री किससे है, तो हम कह सकते हैं कि ये के.एम. मुंशी साहब ने कहा है। फिर दूसरा आता है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो
प्रस्तावना को कहा जाता है। और किसने कहा, तो हम कह सकते हैं कि ननी पालकीवाला जी ने कहा है। फिर तीसरी बात आती है, जब हम इसको और देखते हैं। तीसरी, एक न्यायमूर्ति हुए, एक न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट को, जिनका नाम है गजेंद्र गढ़कर। क्या नाम है? गजेंद्र गढ़कर। गडकरी नहीं, गजेंद्र गढ़कर। इन्होंने इनके पास एक केस आया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। हम देखेंगे अभी आगे जाके मुद्दे पढ़ेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। तो हम उनके स्टेटमेंट को देख रहे हैं। जब उन्होंने प्रस्तावना से संबंधित किया था तो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन और साथ ही साथ इससे शासन करने की भी कोई शक्ति भी नहीं मिलती है, डायरेक्ट शक्ति नहीं मिलती है इसको, कि जैसे शासन करते हैं तो इससे कोई सीधी या डायरेक्ट शक्ति नहीं मिलती है, और ये संविधान का भाग नहीं है। ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था। अब लेकिन उन्होंने इसके आगे भी कहा था कि ये प्रस्तावना है, ये संविधान को समझने, संविधान सभा के मस्तिष्क को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कुंजी की तरह, संविधान सभा को समझने या संविधान को समझने की एक कुंजी है। संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको समझने की एक कुंजी है। तो प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा? प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा? तो हम कह सकते हैं कि गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रस्तावना है ये शासन करने में सीधी सहायक नहीं होती है, लेकिन संविधान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है या निभाती है। अगर कहीं संविधान समझने में समस्या आ रही है तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, ये गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि ये राजनीतिक जनपत्री है कि हमारे देश में शासन कैसा होगा, इन सभी के बारे में बता देती है। जैसे एक व्यक्ति के बारे में कुंडली बताती है, उसी प्रकार ये इसके बारे में बताती है। साथ ही इन्होंने इसको संविधान की, मतलब कि जो संविधान में वर्णित है कहीं समस्या आती है तो उसके संबंध में इन्होंने ये कहा कि इसकी सहायता ली जा सकती है। अगर कहीं संविधान समझने में समस्या आ रही है तो हम प्रस्तावना को देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक और व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम है? ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा? प्रियम्बल को, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा? प्रस्तावना को। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, संविधान की आत्मा है। आत्मा का मतलब है कि जैसे बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हम कहें कि एक घर है, इसकी तुलना हम मकान से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। अगर मकान या घर की नींव को ही निकाल दिया जाए तो उस घर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार अगर संविधान से प्रस्तावना को निकाल दिया जाता है तो उस संविधान का कोई महत्व नहीं रहता है। यही है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान को जान देती है, संविधान को एक ताकतवर बनाती है, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है, यानी कि आत्मा। जैसे हमने कहा भी कि अगर किसी मकान की नींव को निकाल दिया जाए तो वो मकान ढह जाएगा,
चल ही नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि नींव ही वो मजबूत चीज है जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसी प्रकार संविधान में प्रस्तावना भी नींव की तरह काम करती है, यानी कि एक सोल है उसकी। अगर उस आत्मा को निकाल दिया जाए तो इस संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो पहली विशेषता देखी हमने के एम मुंशी की, दूसरी देखी ननी पालकीवाला की, तीसरी देखी हमने गजेंद्र गढ़कर की, और चौथी देखी हमने ठाकुरदास भार्गव की। चौथी लिख सकते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमारे स्वाधीनता आंदोलन के, जो हमारे स्वतंत्रता और स्वाधीनता आंदोलन हुए हैं, उनके आदर्शों का भी जिक्र हमको मिलता है संविधान में। तो इस प्रकार हम अपनी प्रस्तावना के महत्व को भी लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक जो हमने बताया है बहुत ही गहराई में जाके डीपली कोई भी मुद्दा छूटा नहीं है, समझ में आया होगा। हमने अभी प्रस्तावना की आलोचना और उसके महत्व को देखा। अब जो अगला मुद्दा उठता है प्रस्तावना से संबंधित, वो मुद्दा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो हम देखते हैं कि दो प्रश्न उठते हैं। पहला उठता है कि क्वेश्चन 1 है, क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, भाग है या नहीं। एक तो ये होता है कि संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है। दूसरा प्रश्न उठता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। दूसरा प्रश्न क्या उठता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यानी कि इसमें लिखते हैं क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं। संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। अब ये दो मुद्दे बचते हैं, इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्रस्तावना से संबंधित लास्ट मुद्दे हैं। ये मुद्दे समाप्त होने के बाद हमारी प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी और इससे आगे हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो हमने क्या लिखा कि पहला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, या उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। जब आप देखेंगे ये अगर संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना, अब जब न्यायालय के निर्णय को देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब आप न्यायालय के निर्णयों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये साथ साथ मिलेंगे, आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे। वो कैसे कि अगर संविधान का भाग है तो संशोधन किया जा सकता है, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता, अगर है तो किया जा सकता है। देखते हैं कि कैसे इस बात को समझते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग नहीं है। क्या है, जुड़े हुए एक दूसरे से, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इनको साथ साथ समझना बहुत आवश्यक है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो हमने कहा कि उसमें संशोधन किया जा सकता है,
ठीक है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक आर्टिकल है, आपने सुना होगा, आर्टिकल 368। ये क्या कहता है? इस संविधान में संशोधन, इस संविधान में संशोधन XYZ। आर्टिकल 368 कहता है कि इस संविधान में संशोधन, ठीक है, यानी आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि इस संविधान का, तो आर्टिकल 368 उस पर लागू होगा। अगर आर्टिकल 368 उस पर लागू होता है तो यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा क्या था, अगर भाग है तो संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संविधान का भाग है। अगर भाग है तो आर्टिकल 368 उस पर लागू होगा। आया समझ में? हमने क्या क्या ऐसे समझते हैं कि भाग है, ठीक है, ठीक है, और संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि संविधान का भाग है और संशोधन किया जा सकता है। दूसरा लिख लेते हैं कि भाग नहीं है लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ी है और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इनको थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। अब देखते हैं आर्टिकल हमने कौन सा बताया था आपको, 368 आर्टिकल 368 क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या हम मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अगर संविधान का भाग है तो किसके अंतर्गत आएगी? वो संविधान के। और संविधान में संशोधन करने के लिए हमें आर्टिकल 368 मिलता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर वह संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भाग है तो संशोधन है, अगर भाग नहीं है तो संशोधन नहीं है। क्योंकि अगर भाग नहीं है संविधान में तो वो संविधान से इतर है, क्योंकि संविधान का भाग ही नहीं है। जब भाग नहीं है तो हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कहीं लिखा आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। क्योंकि उस अगर संविधान का भाग है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आपने अभी देखा आर्टिकल 368 के तहत अगर प्रस्तावना भाग है तो उस पर आर्टिकल 368 लागू होगा और संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। आए समझ में? एक बार और, कि प्रस्तावना अगर संविधान का भाग है तो संशोधन किया जा सकता है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बस, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, यहाँ है तो यहाँ भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ केस हुए थे। क्या हुए थे हम बताते हैं अभी
कि उन केसों का रेफरेंस हम ले सकते हैं। एक केस हुआ था सबसे पहले बेरुवाड़ी का केस। किसका हुआ था? बेरुवाड़ी का केस 1960 में। बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी 1960 में। ठीक है, पहला केस हुआ था 1960 में, बेरुवाड़ी केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस समय कौन था? गजेंद्रगढ़ का। कौन था? गजेंद्रगढ़ का न्यायाधीश थे, जो उन्होंने बताया था कि सब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वो इसी केस में, बेरुवाड़ी केस में उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में भाग नहीं है, यानी नो। उन्होंने क्या कहा था कि नो, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर भाग नहीं है तो संविधान में उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, तो नो। ठीक है। फिर एक केस हुआ 1972 में। किसमें केस हुआ? 1973 में, सॉरी। एक केस हुआ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती। कौन सा केस हुआ? केशवानंद भारती केस। इसमें इसने कहा नो। फिर 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। दूसरा केस कौन सा हुआ? केशवानंद भारती केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये हुआ था 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा यस, यस कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो इस नाते उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसने यस कहा, यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, और इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि अगर प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधारभूत ढांचा से ही उस संविधान का अस्तित्व है, उस संविधान का बेसिक है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि ये आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत ढांचा क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा है कि समय समय पर जब हमारे पास जैसे जैसे मुद्दे आएंगे, जैसे जैसे वाद विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे जाएंगे, हम उस अनुरूप संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो बताएंगे कि क्या क्या होगा। जैसे अभी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र क्या है? एक आधारभूत ढांचा है। अगर प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है तो इस लोकतंत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक आधारभूत ढांचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगर प्रस्तावना में आधारभूत ढांचा पाया जाता है तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, जैसे गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गई,
अब प्रस्तावना में एक शब्द भी पाया जाता है, जैसे अंगीकृत। क्या पाया जाता है? अंगीकृत। तो अंगीकृत आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है, तो अंगीकृत को हटाया जा सकता है, और या उसमें उसकी जगह कोई नया शब्द लाया जा सकता है, क्योंकि ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है। आधारभूत ढांचे का हिस्सा क्या है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो इसको हम आधारभूत ढांचा कहते हैं। ये किस केस में कहा था? ये कहा था केशवानंद भारती केस में। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस में आया था? आधारभूत ढांचे में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से केस हो गए। फिर हुआ, जैसे हम मान लेते हैं कि एक दो केस और हुए हैं, जैसे मिनर्वा, एक हुआ है मिनर्वा, एक केस हुआ है मिनर्वा मिल्स। कौन सा हुआ? मिनर्वा मिल्स केस। फिर इसके बाद हुआ है एक LIC। ये दो केस और हुए जो प्रस्तावना से संबंधित है, लेकिन इन दोनों में केशवानंद भारती वाला ही निर्णय दोहराया गया। केशवानंद, इसी केस का इसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों केसों में, इन्हीं दो केसों में केशवानंद का ही जिक्र किया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसमें कहा कि संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें भी कहा, सबसे पहले इसमें कहा था, और इसी निर्णय को इनमें कहा कि संविधान का भाग है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? प्रस्तावना से संबंधित मुद्दों को देखा और उसको समझा। अब एक प्रश्न और बचता है, जो है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन हुआ भी है। तो हम देखते हैं कि कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। क्या बार हुआ है? केवल एक बार, केवल एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन के तहत तीन शब्द जोड़े गए। शब्द तो चार जोड़े गए, लेकिन जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट के रूप में है, वो तीन जोड़े गए। पहला जोड़ा गया इसमें पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। दूसरा उसमें जोड़ा गया, दूसरा क्या जोड़ा गया? पंथ एक क्रम है जो हम देख लेते हैं, वो क्रम है कि इसमें पहले जोड़ा गया है समाजवादी, अगर क्रम की बात करें, एक समाजवादी, और दूसरा जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा जोड़ा गया है वो है अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। अब यहाँ अखंडता अकेला नहीं, क्या जोड़ा है? एकता था, तो उसके साथ और भी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? और हम बताते हैं कि और इससे क्या संबंध है, इस और अखंडता। ठीक है, पहला शब्द क्या जोड़ा गया? समाजवादी। दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। और जो तीसरा था वो क्या था? अखंडता। किसके साथ? और इसके पहले क्या लिखा है? एकता, जो मूल संविधान में थी। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, और अखंडता नहीं था। लेकिन कब जोड़ा गया? एक 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन 1976 में
हुआ था और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। एक बार एक प्रश्न आया था कि प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 4, 5, 6, 3, ये क्रम था। ठीक है, मान लेते हैं प्रश्न आता कि प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो उत्तर था 4, क्योंकि उसमें हमने और को भी जोड़ा है और अखंडता। सॉरी, तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, लेकिन अवधारणा के रूप में हम देखेंगे कि उसमें 3 जोड़ी गई, एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब हमारी प्रस्तावना यहीं समाप्त होती है, हमारी प्रस्तावना यहीं समाप्त होती है। हमने अभी तक जो प्रस्तावना पढ़ा है उससे संबंधित मुद्दों को देखा है और उसके आयामों को देखा है कि उसमें जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, न्याय का मतलब क्या है, समाजवादी क्या है, उसके स्वरूप को देखा। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक दर्शन है, प्रस्तावना संविधान का एक दर्शन है और इस दर्शन यानी कि संविधान के दर्शन में हमको एक इसका दर्शन जो आता है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा इसका दर्शन आता है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ये भी संविधान का एक दर्शन है, और मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम अब इस चीज को पढ़ लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 1 और 2 इनको हम बाद में करेंगे। वो इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आते या मैं पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी होती है कि चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जैसी चीज़ों को एक साथ पढ़ लिया जाए। जैसे हमने अभी प्रस्तावना पढ़ा और प्रस्तावना में हमने देखा स्वतंत्रता, जब आप फंडामेंटल राइट देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें स्वतंत्रता के स्वरूप है, न्याय भी बताया गया कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ी है, प्रस्तावना से सीधा मौलिक अधिकार। सॉरी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या है और ये संविधान में कहाँ लोकेट करते हैं या संविधान में कहाँ पाए जाते हैं, इससे संबंधित देखते हैं। जब हम मौलिक अधिकार को देखते हैं तो कि ये कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? प्रश्न आता है कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, तो हमने कहाँ से लिए? यूएसए से, अमेरिका से। कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। फिर ये संविधान में कहाँ है?
तो संविधान के भाग 3 में, कहाँ है भाग 3 में, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, और ये भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में मिलते हैं, और भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक इनका जिक्र किया गया है। 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 भाग 3 में 12 से 35। और ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हमने मौलिक अधिकार इतना बता दिया। अब कोई पूछता है, हम मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं, और कोई पूछता है कि आपने मौलिक अधिकार पर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, जरा हमें ये बताओ कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार की एक परिभाषा कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। हम इतना कुछ पढ़ लिए कि स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, कि इसकी परिभाषा क्या है। मौलिक अधिकार, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। कि ये वे अधिकार हैं, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। हमने क्या बोला कि वे अधिकार हैं, क्या है? वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, भौतिक और नैतिक, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या हुई कि वे अधिकार या ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। कौन कौन से? भौतिक और नैतिक विकास के लिए। व्यक्ति का भौतिक विकास हो, नैतिक विकास हो, मानसिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से इंटेलिजेंट बने, विचारक बने, भौतिक रूप से कि वो पढ़ लिख के अपना विकास करे, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, ये सब होना चाहिए। इस तरीके से भौतिक विकास, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो भौतिक विकास करे। और जो नैतिक विकास है कि नैतिक मतलब है कि वो अपने मानसिक स्थिति को सही करे, अपने विचारों को, अपना बौद्धिक विकास करे। मान लो अगर ये अधिकार ना मिले उसको, तो व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर पाएगा, भौतिक विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनसे व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास होता है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब हम मौलिक अधिकार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करेंगे FR, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में FR नहीं लिखना, पूरा लिखना मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो हमने अभी क्या देखा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। संविधान के भाग 3 में, और भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। और इसकी परिभाषा जानी कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे व्यक्ति का आर्थिक और भौतिक और नैतिक विकास होता है, वो मौलिक अधिकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है।
क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। जब हम किसी को पढ़ते हैं या किसी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा अच्छा ये ऐसे होते हैं। अच्छा, तो जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज या विशेषताओं को नहीं जानेंगे तो हम उनको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पेन है, पेन है लिखने के काम आती, सबको पता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में जानते ही नहीं है कि ये किस कलर की चलती है, ये कितनी लंबी चलती है, लंबी का मतलब इसमें जो स्याही है वो कितने दिनों तक चलती है, इसकी लिखावट मोटी तो नहीं आती है, पतली तो नहीं होती है, तो इसकी जो विशेषता है उनको जानेंगे तभी तो हम इसको खरीदेंगे। इसी प्रकार जब तक हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम उनको आगे कैसे पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले अब मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को जान लेना चाहिए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अब हम मौलिक अधिकार देखते हैं, देख सकते हो। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कोई नहीं, यानी कि अब मौलिक अधिकारों की हम विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है मौलिक अधिकार की, क्या देख रहे हैं, विशेषता है। इसमें पहली विशेषता क्या है, किसकी देख रहे हैं, मौलिक अधिकार की, एफआर की विशेषता है। और जो पहली विशेषता है वो क्या है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार निरपेक्ष है, असीमित नहीं है। पहली विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार असीमित या इन्हीं को बोलते हैं कि निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। पहली विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, निरपेक्ष या निरपेक्ष नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। असीमित या निरपेक्ष का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट, इंग्लिश में एक ही वर्ड है एब्सोल्यूट। अगर प्रश्न में आता है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है तो ये भी सही है, और अगर ये आता है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है तो ये भी सही है। और इंग्लिश में एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये हमें असीमित प्राप्त नहीं है, इनके साथ कुछ बाध्यताएं हैं, इनके साथ कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं में ये बंधे हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि, दूसरी विशेषता क्या है कि ये मतलब पहली है कि ये असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। दूसरी विशेषता है कि इनका स्वरूप निषेधात्मक है। दूसरी विशेषता क्या है, इनका स्वरूप निषेधात्मक है। यानी कि नेगेटिव है। इनका स्वरूप नेगेटिव है। दूसरी विशेषता क्या है कि इनका स्वरूप निषेधात्मक है, यानी इनका स्वरूप नेगेटिव है। हम इनका स्वरूप नेगेटिव है। तो इस बात को समझ लेते हैं कि इनका स्वरूप नेगेटिव कैसे है।
जैसे हमने अभी परिभाषा बताई कि ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ये तो अच्छी बात है ना, व्यक्ति का भौतिक विकास हो, नैतिक विकास हो, व्यक्ति आगे बढ़े। जैसे उसमें फंडामेंटल राइट में देखो उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो फिर ये निषेधात्मक कैसे, क्योंकि ये व्यक्ति का ग्रो कर रही है, पॉजिटिविटी है, तो ये नेगेटिव कैसे है, इस बात को समझते हैं। आप रट के नहीं समझ पाएंगे, लिख के आ जाएंगे कि ये इनका स्वरूप निषेधात्मक कैसे है या नकारात्मक कैसे है, तो इसको समझते हैं। आप रट के एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा ये फंडामेंटल राइट्स निगेटिव क्यों है या निषेधात्मक क्यों है, अब हम इन जनरल में समझते हैं कि बोलचाल की भाषा में मान लेते हैं कि एक होता है निगेटिव, ठीक है। एक वर्ड होता है निगेटिव, और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो शब्द होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का जब हम आम भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे हमने अपने किसी मित्र को फोन लगाया, आपने किसी मित्र को फोन लगाया, कोई रिजल्ट आया, मैंने पूछा कैसा रिजल्ट रहा, कैसा रिजल्ट रहा, तो बोलेगा कि नो। क्या बोलेगा? नो। यानी कि नो का मतलब क्या? बैड। क्योंकि आपको भी सुन के अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट में पास नहीं हुए, तो इसकी अभिव्यक्ति क्या निकल रही कि बैड। ठीक है। नेगेटिव, उसने बोला नो, तो क्या होगा? बैड, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, जिगरी मित्र उसने एग्जाम दिया इतनी मेहनत करके और पास नहीं हुआ, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो हम इन जनरली नेगेटिव का मतलब किस में लेते हैं? बैड सेंस में लेते हैं कि ये बुरा है, अच्छा नहीं है। अब एक है शब्द पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर हमने एक दूसरे मित्र को फोन लगाया, उसको बोला हेलो भाई रिजल्ट कैसा रहा। भाई खुश होकर बोलता है यस। क्या बोला उसने? उसने बोला यस। हम खुश हो जाते हैं, बोलता फोन रखो, हमको और दूसरों से शुभकामनाएं लेनी है, यानी कि गुड। हम भी हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि अच्छा मित्र है हमारा, और हम सोचेंगे कि उसका सिलेक्शन हो गया। वो अलग बात है कि हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया, तो वो नहीं। यहाँ हम क्या सोचेंगे? चलो अच्छा हुआ, वो पास हो गया। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव क्या है? गुड है, और नेगेटिव क्या है? बैड है। तो इन जनरली इस भाषा का ये मतलब होता है। अब हमने क्या देखा था अभी कि जो फंडामेंटल राइट्स वो कैसे हैं? निषेधात्मक। जब हम इसको संविधान की भाषा में पढ़ेंगे या दर्शन की भाषा में पढ़ेंगे, तो शब्दों का मतलब बदल जाता है, कई बार बदल जाता है। ऐसा ही दर्शन में शब्दों का अलग मतलब होता है, मतलब बदल जाता है उनका, कि निषेधात्मक का मतलब यहाँ क्या है, उस नेगेटिव या बैड से नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं या समझ लेते हैं। तो अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संविधान में नेगेटिव का मतलब क्या होता है या पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कैसे ये निषेधात्मक हुए। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रट के जाएंगे तो किसी को बता नहीं पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स निषेधात्मक हैं। आप रट के बोल सकते हैं, लेकिन आप समझा नहीं सकते कि कैसे निषेधात्मक हैं। तो इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
हम दो वाक्य लिख रहे हैं। पहला है कि चोरी मत करो, चोरी मत करो। दूसरा वाक्य लिखते हैं असहाय की सहायता करो, असहाय की सहायता करो। दो वाक्य लिखे हैं कि चोरी मत करो, चोरी मत करो और असहाय की सहायता करो। अब देखना, चोरी मत करो तो ये तो अच्छी बात है ना, गुड क्या है, गुड है। और असहाय की सहायता करो, गुड, यानी कि कोई असहाय व्यक्ति है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। और चोरी मत करो, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये भी एक गुड है, गुड बात है। तो दोनों गुड ही, ठीक है, दोनों अच्छे हुए। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मौलिक अधिकार कैसे निषेधात्मक हैं। उसमें लिखा कि चोरी मत करो, यानी कि नो, यानी कि तुम्हें किसी काम से रोका जा रहा है, किसी काम से रोका जा रहा है। मतलब ये नहीं है यहाँ कि तुम्हें अच्छे काम से रोका जा रहा है या बुरे काम से रोका जा रहा है, लेकिन आपको रोका जा रहा है, मनाही की जा रही है कि चोरी मत करो, यानी कि नो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति का तरीका नकारात्मक है, अच्छा है, लेकिन जो अभिव्यक्ति का तरीका है, जो अभिव्यक्ति का तरीका है वो नकारात्मक है। कि चोरी मत करो यानी कि तुम्हें कोई रोक रहा है कि ऐसा मत करो, मतलब ये अभिव्यक्ति है कि कोई रोक रहा है तुम्हें, ये अभिव्यक्ति करने का एक तरीका है। अभिव्यक्ति कैसी हो रही है यहाँ, नकारात्मक हो रही है, ठीक है। तो चोरी मत करो, तो ये कैसा हुआ, एक नकारात्मक। ये बात अच्छा होते हुए भी संविधान की दृष्टि से या दर्शन की दृष्टि से कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। अब दूसरा है कि असहाय की सहायता करो। दूसरा क्या लिखा, असहाय की सहायता करो, यानी कि यस। इसमें अभिव्यक्ति का तरीका क्या, करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, असहाय की सहायता करनी है, करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है। तो यहाँ जो अभिव्यक्ति है वो कैसी है, पॉजिटिव है, यस, तुम्हें रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, वो है कि अभिव्यक्ति का तरीका क्या है। अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है, अगर अभिव्यक्ति का तरीका नकारात्मक है तो वो नकारात्मक है, अगर अभिव्यक्ति का तरीका सकारात्मक है तो वो सकारात्मक है। अब आई समझ में, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स वो राज्य को रोकते हैं, राज्य के लिए कि राज्य ऐसा ना करने। जैसे एक उदाहरण, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कि कोई विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि नहीं करेगा, अभिव्यक्ति कैसी है, नकारात्मक। दूसरा आर्टिकल है जैसे
आर्टिकल देखते हैं, दूसरा आर्टिकल है हमारा 16। क्या है इसमें? लोक नियोजन की अवसर की समता। तो इसमें कहा गया कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी क्या आया? नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कैसी अभिव्यक्ति हो रही है? नकारात्मक अभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं, यह अभिव्यक्ति से मतलब निकाला जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल अधिकार निषेधात्मक हैं। आप आर्टिकल 17 देख लीजिए, अस्पृश्यता कि राज्य छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं करेगा धर्म या जाति के आधार पर या इस निवास स्थान के आधार पर। तो कैसी अभिव्यक्ति हो रही है? एक नकारात्मक अभिव्यक्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप है नकारात्मक। ये दूसरी विशेषता हो गई। अब देख, समझ में आ गया होगा कि निषेधात्मक क्यों है। अभी तक आपने रटा होगा कि इन मूल अधिकार निषेधात्मक है। तो कैसे निषेधात्मक है ये हमने देखा। दूसरी विशेषता है इनकी, जब दूसरी विशेषता देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है, इनफोर्सिएबल है, यानी कि सरकार को इनको लागू करना होगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में परिवर्तनीय का परिभाषा बता दी थी और अपरिवर्तनीय की भी परिभाषा बता दी थी कि परिवर्तनीय क्या होते हैं और अप्रवर्तनीय क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि इनको लागू करना अनिवार्य है। मोदी जी इनको रोक नहीं सकते। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। मोदी जी ये नहीं कह सकते कि आज से ये पेपर बंद, आज से ये न्यूज चैनल बंद, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है तो वो कैसे हैं? परिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि मोदी जी अगर रोक देते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, आज से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं निकलेगा, तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि इस आधार पर हम प्रेस की स्वतंत्रता को रोक रहे हैं। क्या उस न्यूज़पेपर वाले ने देश विरोधी या भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी कोई न्यूज छापी है, या उसने देश के अहित में सोचा है? तो इस आधार पर हम उसको रोक सकते हैं। इन जनरली बिल्कुल नहीं। अगर रोकते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकारों को रोका जा रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो इनफोर्सिएबल है, लागू किया जाएगा। बाध्य है, सरकार यहाँ बाध्य हो जाती कि हमको लागू करना है, तो ये इनफोर्सिएबल है। अब देखते हैं इसकी अगली विशेषता। अगली विशेषता क्या है इसकी? हम तीसरी विशेषता देखते हैं तो मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी कि मौलिक अधिकार सभी तो नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे इस अंतर को समझ लेते हैं कि विदेशियों को कौन कौन मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन नहीं। ठीक है, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं अपन क्या? केवल नागरिक, केवल नागरिक। ठीक है, और
और यहाँ लिख देते हैं नागरिकों के साथ साथ, नागरिकों के साथ साथ किसको, विदेशियों को। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी। क्या लिख देते हैं, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों का। हमने क्या कहा कि मौलिक अधिकार नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, या नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसको देख लेते हैं। फिर इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो एक होता है जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19 और 29 और 30, ठीक है। ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये वाले आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है, विदेशियों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। हम क्या कहेंगे कि ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कि केवल किसको प्राप्त है, ओनली केवल सिटीजन, जो भारत के नागरिक हैं उनको ही केवल 15, 16, 19, 29, 30 कैसे याद रखेंगे, 15, 16, 19, 30 और 19, ठीक है। अब जो आर्टिकल बचते हैं वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 20 हो, 21 हो, 25, 26, 27, 28 जो भी है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, तो वो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कोई विदेशी आया भारत घूमने और तुमने नई नई राइफल या पिस्टल खरीदी है, तो तुमने सोचा कि आप ये अलग दिख रहा है तो इसी पे ट्राई कर लेते हैं। तो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार उसका भी अधिकार है, उसका भी एक मौलिक अधिकार है। तो आपको वही सजा मिलेगी जो आप एक सिटीजन को मारते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है नागरिक के साथ साथ, ठीक है। हमने ये विशेषताएं देखी। अब हम इससे आगे कल देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से हमें प्राप्त हैं, इनमें कब संशोधन हुआ या कौन से जोड़े गए। तो आर्टिकल 12 से 35 हम कल देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का डिवीजन कैसे हुआ, समता का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ। तो इन सबको हम कल देखेंगे। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी, और इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।